अगर आप भी कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपके लिए नियम मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको इनकम टैक्स और ईडी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों यहाँ पर 17 अक्टूबर 2025 तक जो नियम वही आपको यहाँ बताने वाला हूँ। घर पर आप कितना कैश रख सकते हैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। साथ में कैसे इनकम टैक्स को सोचना चाहते हैं कि भाई आपने कितना कैश में ट्रांजैक्शन किया है, कितना आपने पैसा यूज किया है। साथ में कैश निकालने पर जो टीडीएस करता है इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि आपको कितना कैश निकालने पर, कितना कैश जमा करने पर बैंक पर आपको वहां पे टीडीएस देना पड़ सकता है, इसके बारे में आपको समझाएंगे। साथ में कैश खरीदारी अगर आप करते हैं उसकी लिमिट क्या है। दोस्तों यहाँ पर भी लिमिट सेट की गई है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में आप किसी से अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो आप कितना कैश में गिफ्ट ले सकते हैं, और अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो कितना आप दे सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाऊंगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट से आप विड्रॉल करते हैं, कैश निकालते हैं तो उसकी लिमिट क्या है इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। और ज़्यादातर बैंक अकाउंट का जो नियम है ये क्या है कि आप अगर जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, निकालते हैं तो उसका नियम क्या है इसके बारे में हमको समझना जरूरी है। साथ में अगर आप दुकान या बिजनेस वाले हैं तो उससे जुड़े कुछ खर्चे हैं, जो नियम है, जो कैश आप लेन देन करते हो कितना कर सकते हैं, क्या लिमिट है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। साथ में अगर आप लोन लिए हैं या फिर उसका रीपेमेंट करते हैं तो उसका क्या नियम है आपको इसके बारे में समझने को मिलेगा। साथ में आप इनकम टैक्स की नोटिस अगर आ ही जाती है तो इसको लेकर आपको क्या करना है, क्या घबरा जाना है या फिर इसको लेकर आपको क्या कदम उठाना है, सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर में आपको फिर कैश को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों कैश किंग कहा जाता है। चाहे आप कोई खरीदारी करने जाओ, चाहे आप अपने लिए इमरजेंसी फंड बना के रखो, तो आप कैश में इसलिए रखते हो कि आप किसी भी ट्रांजेक्शन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब वो बात अलग है, आजकल यूपीआई सिस्टम आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी यूपीआई भी फेल हो जाता है। अगर आप पेमेंट करने जाते हो सकता है नेटवर्क इशू आ रहा हो या फिर लिमिट रीच कर गई हो तो वहां पर यूपीआई भी फेल हो जाता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई, बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई हमारे पास कुछ कैश पड़े होने चाहिए, और जरूरी भी होता है दोस्तों। लेकिन वो कैश कितना होना चाहिए? वो कैश 10,000 होना चाहिए, वो कैश 20,000 होना चाहिए, या 1,00,000 होना चाहिए, या 2,00,000 होना चाहिए? कितना होना चाहिए हमारे पास ताकि ये गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम ना हो, यानी ईडी की, इनकम टैक्स की, इनकी भी रेट ना पड़े, और हमारे पास कैश भी हो और जब हम यूज़ करना चाहे तो कर भी लें। अब मान लेते हैं कि हमने कैश तो रखा, लेकिन भाई नोटिस अगर आ गई तो वहाँ पर हमें क्या करना है? क्या नोटिस आने के बाद हमें 100% पेनाल्टी देनी पड़ेगी, या फिर हम इसमें कुछ तरीके से बच भी सकते हैं? इसी चीज़ों को यहाँ पे हम समझेंगे। अब बचने का मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे तरीके से बच सकते हैं, मतलब लीगल तरीका कौन सा है यहाँ पे बचने का, उस नोटिस को सिंप्लीफाई करने का, यही मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप कैश का लेन देन करते हैं। हालांकि सबको ये कैश का लेन देन करते हैं, लेकिन समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए हम समझते हैं, एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझेंगे और आपको समझाएंगे कि आप किस तरीके से कैश में लेन देन कर सकते हैं, कितना कैश अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, कितना जमा करवा सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, और कितना खर्चा कैश में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि हम घर में कितना कैश रख सकते हैं, क्या इसकी कोई लिमिट है? दोस्तों घर में कैश रखने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना कैश रख सकते हो। अपने जो भी कैश रखा है उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो भी कैश आप रख सकते हैं उसको आप एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, उसको आप एक्सप्लेन कर पाओ कि आपने कैश कहाँ से लिया है। मान लेते हैं आपने यहाँ पे एफडी आपने करवाई थी, वो मैच्योर हो गई, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की थी, वहाँ से आपको पैसा आ गया, या फिर कोई आपका यहाँ पे बिजनेस है, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है, वहाँ से आपके पास कैश आ गया। जो भी कैश आपके पास 10,000 आया है, या 20,000 आया है, 1,00,000 आया है, 2,00,000 आया है, जो भी पैसे आपके पास आए हैं उसको प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपने एक्सप्लेन कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं, अगर आपने एक्सप्लेन दे दिया कि भाई मेरे पास पैसे कहाँ से आए हैं। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं, आप नहीं दिखा पाते कि पैसे कहाँ से हमारे पास आए हैं, वो आप तब जाके वहाँ पे 137% तक आपको यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ सकती है। जी दोस्तों, 137% तक, यानी जो पैसे आपके हो तो है, लेकिन 137% तक पेनल्टी भी आपको देनी पड़ सकती है अगर आपने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई हमारे पास से जो पैसे आए हैं ये कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, उसकी स्लिप वगैरह कहाँ है।
तो अगर आपने एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपको यहाँ पे लगभग 137% तक पेनाल्टी लग सकती है। वैसे यहाँ पे कैश रखने की कोई घर में लिमिट नहीं है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है कि भाई हमने कितना कैश रखा है, कौन उसको बताने जाता है, और ये कब हमारे घर पे जो है कि रेड डालती है या फिर कब हमारे घर पे छापा मारती है कि हमारा जो कि कितना कैश यहाँ पे है पड़ा है, ठीक है, उसको कैसे पता चलता है। तो दोस्तों जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया, मान लेते कि आपने यहाँ पे लगभग 10 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए आपने लगातार बैंक में डिपॉजिट करना चालू कर दिया, ठीक है, 2 लाख रुपए आपने करना चालू कर दिया, तो यहाँ पर जो आपने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन किए ना, तो इसको ये बैंक वाले, ठीक है, बैंक वालों ने आपके पैसे जो आप इतना जमा हो रहे तो इसका सूचना जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देते हैं कि भाई यहाँ पर इतना कैश जमा हो रहा है, आप सभी को पता है कि नहीं पता है, इनके जो ITR वगैरह फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपकी ये सूचना यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। अब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना पता चल जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके जो ITR वगैरह होते हैं उसको देखती है, ठीक है, ITR वगैरह को देखती है। अब आपने भाई बैंक में जमा कराया तो 20 लाख रुपए, ठीक है, अब ITR आपने भरा ही नहीं पिछले 2-3 सालों से, आपने लास्ट ईयर भरा 2 लाख रुपए का ITR या फिर 5 लाख का आपने ITR भरा, तो बाकी जो 15 लाख रुपए 18 लाख रुपए ये अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब आपने दिखाया ही नहीं है ये पैसे कहाँ से आए, कैसे आए हैं। तो यहाँ पर आपके घर बहुत रेयर केस में हो सकता है कि यहाँ पर आपके घर यहाँ पे छापा पड़ सकता है इनकम टैक्स वगैरह का, ठीक है, सबके घर पे ऐसा नहीं पड़ता, लाखों लोग में किसी एक का होता है जहाँ पे संदेह की नज़र में देखा जाता है, जो गलत कर रहे होते हैं उनके घर पे यहाँ पे इनकम टैक्स का यहाँ पे डिपार्टमेंट का छापा पड़ सकता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आपने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया ना, दिखाया नहीं ना, तो यहाँ पर इनकम टैक्स को पता चल जाता है। और पता कैसे चलता है, बैंक वाले उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको भेज देते हैं भाई यहाँ पे बैंक में इतना पैसा इस पैन अकाउंट पे जमा हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। तो आगे से आप ख्याल रखिएगा, जो भी आप खर्चे करते हैं, जो भी आप पैसे बैंक में जमा करते हैं उसको प्रॉपर ITR में दिखाओ, कोई टेंशन ही नहीं होने वाली है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे तीसरा सवाल है कि अगर हम भाई बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर हम कैश विड्रॉल करते हैं तो उसकी क्या लिमिट है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक होता है दोस्तों सेविंग अकाउंट, ठीक है, मेनली 2 तरीके के होते हैं, बाकी और भी तरीके के अकाउंट होते हैं। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और या फिर आपके पास यहाँ पे करंट अकाउंट है, ठीक है, करंट अकाउंट है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप यहाँ पे 10 लाख रुपए तक एक साल में जमा कर पा रहे हो, कर सकते हो। और अगर आपके पास यहाँ पे जो है कि करंट अकाउंट है तो आप यहाँ पे 50 लाख रुपए तक जमा निकासी कर सकते हो। तो जो आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए जमा किया है या फिर हमने 50 लाख रुपए जमा किया है, तो यहाँ पे बैंक आपके पैसे जो आपने जमा किया उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पर 50 लाख तक जमा करेंगे इससे ऊपर, तो यहाँ पे बैंक जो है कि आपके पैसे को रिपोर्ट कर देगी इनकम टैक्स, भाई यहाँ पे इतना पैसे जमा हुआ है। अब आपने अगर ITR में नहीं दिखाया है, ठीक है, आपने मान लेते हैं एग्जाम्पल लिए आपने SBI में जमा कर दिया अपना 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए जमा कर दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे 12 लाख रुपए तो जमा कर दिया, तो ये सूचना बैंक वाले आपके जो है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये भेज देंगे भाई यहाँ पे इतना 12 लाख जमा हुआ है। अब यहाँ पे आपने अगर ITR में नहीं दिखाया है, ये चीज़ें आपकी ITR से मेल नहीं खा रही है, तो यहाँ पर आपके पास नोटिस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आपके पास नोटिस आ सकती है। तो इसीलिए जो चीज़ें आप कर रहे हैं पूरा रियल दिखाइए, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है ना, हर किसी के मन में आता रहता है और जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके अकाउंट से अगर पैसे आप कैश निकालते वगैरह हैं, अगर आपको चीज़ें नहीं पता तो आपके पैसे कट जाएंगे और आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कैश विड्रॉल पर TDS करता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है, ये करता है आपके कैश विड्रॉल पर। ये कितना करता है, अगर आपने यहाँ पे 20 लाख रुपए तक कैश निकाले हैं, ठीक है, 20 लाख तक अगर आपने एक साल में कैश निकाला है तो आपको यहाँ पे 2% का TDS करता है, ठीक है, 2% का TDS करता है। लेकिन अगर यहीं पर आपने 2 लाख से ज़्यादा, यानी अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल किया है, 1 करोड़ ज़्यादा आपने लेन देन किया है, तो आपको यहाँ पे 1 साल के अंदर में तो आपको यहाँ पे 5% का यहाँ पे TDS कट सकता है, 5% का TDS, ठीक है। अब आपको एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं आपने यहाँ पे 22 लाख रुपए निकाले, ठीक है, आपने 22 लाख रुपए निकाला और यहाँ पर आपने ITR नहीं भरा, ठीक है, ITR नहीं भरा, तो यहाँ पर आपका 20 लाख तक तो दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर आपने जो 2 लाख रुपए निकाला है इस पर आपको 2% का यहाँ पे TDS कट सकता है, ठीक है, TDS आपका यहाँ पे ये कट जाएगा। तो इसीलिए जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं आपके पैन में दिखने लग जाता है, तो आप ये सावधानी रखें कि TDS आपका जो 20 लाख तक निकालते हैं एक साल में तो 2% करता है, अगर आप 1 करोड़ से ऊपर निकालते तो आपको यहाँ 5% तक TDS कट सकता है। बैंक आपके अकाउंट से इतना TDS काटेगा और आपके पैन कार्ड पर दिखने लग जाएगा। आप ITR वगैरह फाइल करेंगे तो आप वहां से क्लेम भी कर सकते हैं। तो ये होती है TDS कटने की सिचुएशन, ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले 5वें पॉइंट पे। और दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है कि अगर हम ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो वहां पर भी कैश की लिमिट होती है, अगर होती है तो कैसे यहाँ पे मानी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं आप हस्बैंड वाइफ, ठीक है,
आप हस्बैंड वाइफ यहाँ पर अपना ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट आप खुलवाते हैं। आपने यहाँ पे 10-10 लाख करके यहाँ पे आपने पैसे जमा कराए और टोटल हुए 20 लाख रुपए, ठीक है, ये टोटल 20 लाख रुपए हुए। लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी अकाउंट है, मान लेते हैं हस्बैंड का यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट है, तो यहाँ पर 20 लाख रुपए इनके ही नाम पे दिखाए जाएंगे, ठीक है, 20 लाख रुपए इनके नाम पे दिखाए जाएंगे। और यहाँ पे मान लेते कोई सिचुएशन अगर आती है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, भाई हमने यहाँ पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हम दोनों ने, तो यहाँ पे ये आपका बच सकता है। लेकिन प्राइमरी जो दिखता है ये 20 लाख रुपए हस्बैंड के अकाउंट पे ही दिखेगा। तो हस्बैंड के नाम से ही यहाँ पे नोटिस वगैरह जाएगी, जो भी डिटेल्स वगैरह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट हस्बैंड का ही है। 20 लाख रुपए इनके अकाउंट पे ही दिखेंगे, इनके पेन पे ही दिखेंगे, ठीक है। बाद में उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जब कोई हम यहाँ पे गोल्ड वगैरह खरीदने जाते हैं, सोना खरीदने जाते हैं या चांदी खरीदने जाते हैं, फिर बड़ी खरीदारी हम करने जाते हैं, तो यहाँ पर भी कैश की लिमिट को ध्यान में रखना होता है। अब जैसे यहाँ पे कोई खरीदारी हम करते हैं तो हमारी 2 तरीके की खरीदारी होती है। ये तो हम ऑनलाइन करें, ठीक है, हमारा यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, जैसे कि जीएसटी वगैरह बिल जो है ये हमारा हो, और यहाँ पर प्लस पैन कार्ड हमारा लगे, तो ये हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन माना जाता है, ठीक है। एंड दूसरा तरीका दोस्तों वहाँ पे ऑफलाइन होता है, ठीक है, ऑफलाइन होता है। यहाँ पर हम जो है कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये दोनों तरीके से होते हैं। अब मान लेते हैं आपने ऑनलाइन में 2 लाख रुपए का यहाँ पे सोना खरीद लिया, फिर कोई सामान खरीद 2 लाख रुपए का, ठीक है, और आपने यहाँ पर बिल वगैरह पैन वगैरह लगाया है, तो आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पे कोई खरीदारी नहीं कर सकते कैश में, ठीक है। कैश में आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा खरीदारी नहीं कर सकते अगर यहाँ पे जो दुकानदार है, शॉपकीपर, इन्होंने बिल बनाया है। और अगर यहाँ पे इन्होंने बिल नहीं बनाया, ऑफलाइन यहाँ पे आपने खरीदारी किया है और वहां पर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा सामान खरीद लिया है, तो ये ट्रैक तो नहीं होता। लेकिन तो ये रिपोर्ट ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच जाती है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पहुंच जाती है, जिससे आप दोनों को दिक्कत हो सकती है, शॉपकीपर को भी और यहाँ पर जो खरीदार है, ठीक है, कस्टमर है, दोनों को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप अगर कोई सोना अगर ज्वेलरी खरीदते हैं, अगर आप कैश में खरीदना चाहते हैं तो भी आप 2 लाख रुपए से ज्यादा एक बार में नहीं खरीद सकते एक साल में। और साथ में अगर आप खरीद रहे हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, ऑन रिकॉर्ड कीजिए, जिससे आपको और उनको दोनों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा दोस्तों, जो चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो ना तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, आपके सवाल का जवाब मैं वहाँ पे देने का पूरा प्रयास करूंगा। अब बढ़ते अपने अगले पॉइंट पे कि गिफ्ट में कैश की जो लिमिट है ये क्या है, ठीक है, गिफ्ट में भी कैश की लिमिट होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके रिलेटिव, आपके फैमिली मेंबर ने, किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया है तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो कैश अगर आपको मिलता है तो ये 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपको यहाँ पे लिमिट लग जाता है। 2 लाख से ज़्यादा आपको यहाँ पे कैश नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता तो आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में जो आपको यहाँ पे दोस्त वगैरह हैं, ठीक है, जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं आते, जो दोस्त हैं, अगर इन्होंने गिफ्ट दिया ये तो ये 50,000 से ज़्यादा, ठीक है, 50,000 से ज़्यादा एक साल में नहीं दे सकते। एक साल में 50,000 ज़्यादा कैश आपको गिफ्ट नहीं दे सकते। वैसे किसी के दोस्त ने आज तक 50,000 से ज़्यादा गिफ्ट दिया नहीं होगा, 2-4 हज़ार भी नहीं दिया होगा, 50,000 की बात ही छोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा आपको गिफ्ट नहीं ले सकते आप अपने फ्रेंड से। अब जैसे कि मान लेते हैं आपके दोस्त ने यहाँ पे 1 लाख रुपए का कैश में गिफ्ट दे दिया, तो ये आपकी इनकम में जुड़ जाएगा दोस्तों, आपकी इनकम में ये जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको यहाँ पे टैक्स देने पड़ेंगे। आप समझिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब दोस्तों यहाँ पे 8वां पॉइंट है लोन और रीपेमेंट में कैश की लिमिट, सेक्शन 269 SSST के तहत। अब दोस्तों यहाँ पर आप किसी से भी 50,000 रुपये से ज़्यादा, ठीक है, 20,000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये से ज़्यादा आप ना तो दे सकते हैं, ठीक है, ना दे सकते हैं और ना ही ले सकते हैं, ठीक है, नहीं ले सकते हैं। अगर आप 20,000 ज़्यादा किसी को लोन देते हैं या फिर लेते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो आपको इतना ही आपको पेनल्टी भी लग सकती है। यानी अगर आपने 20,000 का लोन लिया तो आपको यहाँ पे 20,000 की पेनल्टी भी लग सकती है, अगर आपने ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया है, अगर आपने ऐसे ही कैश में लेन देन कर लिया है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मान लेते हैं आपने किसी से 50,000 रुपये उधार लिए या फिर आपने 50,000 किसी को उधार दिया, तो अगर आपने बैंक ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, बैंक ट्रांसफर नहीं किया, तो आपको यहाँ 50,000 रुपये तक की पेनल्टी भी लग सकती है। 50,000 तक की आपकी पेनल्टी भी लग सकती है। आप सोचो, उससे दोस्तों ठीक भी है ना, आप किसी को उधार दे देते हो तो उधार लेने वाला तो आपके पास ऐसे आएगा, भाई एक बार भाई मुझे दे दो, मुझे बहुत ही काम है। लेकिन अगर आप उसी पैसे को उधार जिसको दी उससे मांगने चले जाओगे ना, तो भाई आपको वैसे ही वो इतना परेशान कर देगा। वो तो आपके पास एक बार हाथ जोड़ के आया, लेकिन आप उसके पास बार बार हाथ जोड़, भाई मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दे दो। ऐसा लग रहा है आप ही उनसे उधार मांग रहे हो, और ऐसा सबके साथ ऐसा होता है दोस्तों। और उसके बाद वो सीना चौड़ा करके कहते हैं, अरे दे देंगे भाई, भाग थोड़ी न जा रहे हैं, ऐसे कर
काटने लगता है। 10 बार 15 बार मांगने बाद हम खुद कहते हैं यार छोड़ो जाने तो, पैसे क्या करेंगे, मिलेगा ही नहीं मिलेगा। दोस्तों इसीलिए मेरे हिसाब से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा बेटर होता है कि भाई कम से कम दिखा तो सकते हो मैंने यहाँ पे उनको उधार दिया है। कई बार तो क्या होता है आपने किसी को उधार दे दिया और अपने ही पैसे मांगने, भाई उसे बहाने बनाने पड़ते हैं कि भाई मेरे घर में आटा खत्म हो गया है, मुझे आटा लेना है। और भाई वो तो बात की बात है कि आपने बहाना तो बना दिया, लेकिन आपको छुप छुप के खाना भी पड़ता है भाई रोटी, कि अगर मैं छुप के नहीं खा रहा हूँ तो अगर किसी ने देख लिया तो बोलेगा भाई तुम्हारे घर में तो आटा खत्म हो गया, तुमने पैसे मांग रहे थे। तो यहाँ तक उधार वाले चले जाते हैं भाई। तो इसीलिए कुछ उधार वगैरह दो तो ऑनलाइन दो, समस्या से बरी रहोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले पॉइंट पे। अब दोस्तों अगर आप कहीं पे डोनेशन देते हैं, कहीं पे दान करते हैं, तो वहां पर क्या आपको यहाँ पे कैश की लिमिट रखनी है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर मान लेते आपने यहाँ पे किसी एनजीओ को, ठीक है, किसी एनजीओ को या फिर कहीं और पर अगर आपने 2000 रुपये से ज़्यादा कैश डोनेट कर दिया है, ठीक है, कैश दिया है, तो आपको यहाँ पर डोनेशन पर टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, टैक्स में आपको यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी अगर आपने 2000 रुपये से ज़्यादा। यहाँ पर हम मान लेते हैं आपने 10,000 किसी मंदिर के बनने में दिया है। ठीक है, किसी मंदिर के निर्माण में आपने 10,000 का अमाउंट दिया है। अब यहाँ पे जो आपने पैसा दिया है ना, ये टैक्स डिडक्शन सेक्शन 80G के तहत आपको यहाँ पे काउंट नहीं होगा, जिससे आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं अगर आप कोई दुकानदार हैं, कोई शॉपकीपर हैं, आपने यहाँ पर जो कैश का लिमिट है इसको भी ध्यान में आपको रखना है। मान लेते हैं आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और यहाँ पर आपने कैश की लिमिट नहीं समझा, जैसे मान लेते हैं आपने किसी खर्चे को 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में कर दिया। ठीक है, आपने 10 रुपये ज़्यादा कैश में यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे जो आपके सीए हैं ना, इसको आपको डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, ये डिसअलाउ हो जाएगा, जो आपने पैसे यहाँ पे दिए ये डिसअलाउ हो जाएगा, यानी आपकी खर्चे ITR में नहीं देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको यहाँ पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। ठीक है, ज़्यादा आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ सकता है। अगर ये खर्चे आपके ITR में नहीं जाएंगे तो ये इस पर आपको टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप 10,000 से ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन ना करें, नहीं तो आपके सीए जो है ये आपको डिसअलाउ कर देंगे। जो आपको कैश है, जो 15,000 से ऊपर जो कैश है आपके बुक्स में नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ जाएगी और यहाँ पर आपको ज़्यादा टैक्स देने पड़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस कब आ सकता है। ठीक है, तो देखो अगर आपने इनकम कम है, अगर आपका, ठीक है, अगर आपका इनकम कम है लेकिन आपके ट्रांजैक्शंस बड़े हैं, आप बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आपकी इनकम मान लेते 5 लाख की है, आप ट्रांजैक्शन 8 लाख के कर रहे हो, तो यहाँ पर सेक्शन 1432 के तहत आपको यहाँ पे स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है। साथ में अगर आपके ITR नहीं भरी आपने, ठीक है, और डेटा मैच नहीं हुआ, तो सेक्शन 148 के तहत आपको यहाँ पे इनकम स्कैपिंग का यहाँ पे आ सकता है नोटिस। और तीसरे केस में दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है, सेक्शन 1336 के तहत आपको यहाँ पे नोटिस आ सकती है। तो 3 तरीके से यहाँ पे नोटिस आपकी आ सकती है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास नोटिस आ जाती है, या फिर आप कैसे बच सकते हैं कि आपके पास नोटिस ना आए, वो कौन सा लीगल तरीका है, कौन से काम करने होते हैं जिसकी वजह से आपके पास नोटिस ना आए, चलिए उसको समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं आपको बचाव के तरीके बताता हूँ जो कि आपको करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके पास नोटिस वगैरह से आप बच सकते हैं। देखिए क्या है, हमेशा आपको ITR टाइम पर भरना है। ठीक है, आप हमेशा ITR टाइम में भरें। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, AIS TIS 26AS को आप जो रिपोर्ट है इसकी आप चेक करते रहें। ठीक है, कि यहाँ पर क्या अपडेट हो रहे हैं। साथ में सारे सोर्स हमेशा लिखित में रखें, जो भी चीज़ें आपके पास आ रही है, जैसे सेल्स जो पैसे आ रहे हैं, जो पर्ची आपकी सेल्स की है, ये सब सारी चीज़ें आप डिटेल में रखें हैं। ठीक है, और यहाँ पे अननेसेसरी कैश डिपॉजिट या फिर उसको विड्रॉल करने से आप बचें। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास यहाँ पे आपके खाते में 1 साल में लगभग 9,90,000 रुपये आ गए। ठीक है, आपके पास इतना आ गए हैं, लेकिन आपके लिमिट कितना, 10 लाख रुपए से ऊपर अगर आप करते हैं। अब यहीं पे आपके पड़ोस में या फिर आपके रिश्तेदार कोई हैं और कहते हैं भाई मैं बाहर रहता हूँ और मैं आपको 20,000 रुपये भेज देता हूँ, एक काम करना, ये पैसे मेरे घर वालों को दे देना। अब 20,000 आपके अकाउंट में आ गए तो ये 10 लाख को क्रॉस कर गया, तो उनकी वजह से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप ऐसी चीज़ें देखें कि भाई आप अपने पैसे की लिमिट आपकी क्या है। अगर आपको 5-6 लाख रुपए हैं साल भर में आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए से 10 लाख रुपए करीब आप हैं और आप कहीं से फिर बाहर से पैसे वहां पे ले रहे हैं, तो आपके अकाउंट में पैसे तो बढ़ जा रहे हैं, फिर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आप समझ कर अपना काम करें। ठीक है, अननेसेसरी कैश डिपॉजिट या विड्रॉल से आप बचें। तो दोस्तों इन सब सारी चीज़ों को आप करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं आपने यहाँ पे 50,000 रुपये का कैश आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर उसको कैश बुक में आप मेंटेन करें, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में ऐसे नोटिस वगैरह आने से आप बच सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको कैश की नई लिमिट समझ में आई होगी, और आम आदमी से लेकर जो बिजनेसमैन तक है उनको भी ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आकर मैं फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं और नए अपडेट लाता रहता हूं, तो मैं फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।